हाँ प्यारे बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान हिस्ट्री इतिहास का जो चैप्टर नंबर 3 है भूमंडलीकृत विश्व का बनना, तो इस चैप्टर के कंप्लीट जो हैंड रिटन नोट्स हैं, जो कलरफुल नोट्स हैं, आपके जो बेस्ट नोट्स हैं जिनको पढ़कर आप 95 प्लस ला सकते हैं, हिस्ट्री में पूरा स्कोर कर सकते हैं, तो वो शानदार नोट्स, हाई क्वालिटी नोट्स इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूं। और इससे पहले मैंने जियोग्राफी इकोनॉमिक्स कंप्लीट करवा रखा है और हिस्ट्री के इससे पहले जो फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर वो ऑलरेडी मैं करवा चुका हूं। उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक बार जाकर आप उन चैप्टर को भी एक बार अच्छे से आप पढ़ें, उनके नोट्स आप ज़रूर चेक करें। और शानदार नोट्स हैं, इन नोट्स को अगर आप साथ साथ में लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं, और अगर आप इन नोट्स को परचेज करना चाहते हैं तो परचेज भी कर सकते हैं। नोट्स परचेज करने के लिए आपको स्क्रीन पर जो नंबर आपको दिया गया है उन नंबर से आपको संपर्क करना है और ये नोट्स आप परचेज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th सोशल साइंस का जो चैप्टर नंबर 3 है आपके हिस्ट्री का, इतिहास का, भूमंडलीकृत विश्व का बनना, तो कंप्लीट चैप्टर आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा वैश्वीकरण की। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि वैश्वीकरण क्या होता है, यानी वैश्वीकरण के बारे में हम चर्चा करें, वैश्वीकरण के बारे में हम बात करें कि वैश्वीकरण क्या होता है। तो वैश्वीकरण के बारे में आप कंप्लीट देख सकते हैं कि वैश्वीकरण क्या होता है। तो वैश्वीकरण का शाब्दिक अर्थ है, वैश्वीकरण का शाब्दिक अर्थ है स्वयं की अर्थव्यवस्था को विश्व समुदाय के साथ जोड़ना। वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं का समन्वय किया जाता है, जिससे वस्तुओं और क्रेताओं, प्रौद्योगिक पूंजी तथा श्रम का इनके मध्य प्रवाह हो सके। वैश्वीकरण को भूमंडलीकरण के नाम से भी जाना जाता है। ये आपको याद रखना है कि वैश्वीकरण है वास्तव में क्या होता है, भूमंडलीकरण होता है। उसके बाद में है रेशम मार्ग। अब रेशम मार्ग क्या होता है, रेशम मार्ग का दूसरा नाम भी आपको याद रखना है। रेशम मार्ग का दूसरा नाम क्या होता है, जिसे हम सिल्क रूट कहते हैं। इसको हमने अंडरलाइन भी किया है कि इसे सिल्क रूट भी कहा जाता है। और अब सिल्क रूट या रेशम मार्ग क्या होते हैं, तो इसकी परिभाषा है कि वे मार्ग जो न केवल एशिया के विशाल क्षेत्रों को एक दूसरे से जोड़ने का कार्य करते थे, बल्कि एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से भी जोड़ते थे। रेशम मार्ग या सिल्क रूट कहलाता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद में इसके बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और दिया गया है कि आधुनिक काल से पहले के युग में विश्व के विभिन्न भागों के मध्य व्यापारिक एवं सांस्कृतिक आदान प्रदान का सबसे जीवंत उदाहरण है वो रेशम यानी सिल्क मार्गों के रूप में दिखाई देता है। इस मार्ग का यह नामकरण चीनी रेशम के पश्चिमी की ओर भेजे जाने से पड़ा। इसी मार्ग से चीनी पादरी भारत तथा दक्षिण पूर्व एशिया के कपड़े व मसाले संसार के विभिन्न भागों में पहुंचाते थे। वापसी में व्यापारी यूरोप से एशिया में सोने, चांदी तथा कीमती धातुएं हैं वो लाते थे। ये आपको याद रखना है। और उसके बाद में देखिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है जिसको मैंने हाईलाइट किया है, सीधा एग्जाम में वार कर सकता है, सीधा सोशल साइंस के पेपर में वार कर सकता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है कि 18वीं शताब्दी में विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कौन था, यूरोप था। ये आपको याद रखना है कि 18वीं शताब्दी में विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र था यूरोप। ये आपको अच्छे से याद रखना है क्योंकि इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया है। और जिन बच्चों ने अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता दी नहीं लिखा है, एक बार जय माता दी जरूर लिखना है। और फिर से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप देख सकते हैं कि क्रिस्टोफर कोलंबस गलती से किस अज्ञात महाद्वीप में पहुंच गया है। ये आपको याद रखना है कि क्रिस्टोफर कोलंबस है वो गलती से किस अज्ञात महाद्वीप में पहुंच गया, तो इसका आंसर होगा आपके अमेरिका महाद्वीप में।
ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद में फिर से क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं, साथ साथ में मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी इंक्लूड किया है कि आलू का अकाल कब व कहाँ पड़ा था और इसका क्या प्रभाव हुआ, कि जो आलू है उसका अकाल कब और कहाँ पड़ा था, इसका क्या प्रभाव हुआ। तो 1845 ईस्वी से 1849 ईस्वी के मध्य आयरलैंड में आलू का अकाल पड़ा। ये आपको याद रखना है कि 1845 ईस्वी से 1849 ईस्वी के मध्य आयरलैंड में आलू का अकाल पड़ा। आयरलैंड के गरीब किसानों का मुख्य भोजन है वो क्या था, आलू था। 1840 ईस्वी के दशक के मध्य में किसी बीमारी के कारण आलू की जो फसल है वो खराब हो गई और लाखों लोग भूखमरी के कारण मारे गए तथा इससे दोगुने लोग काम की तलाश में अपना घर छोड़कर दूसरे क्षेत्रों में चले गए। ये आपको याद रखना है। और फिर से एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहा है जिसको हमने हाईलाइट किया है कि जीतने के लिए स्पेनिश सेनाओं द्वारा प्रयोग किया गया सबसे शक्तिशाली हथियार कौन था, चेचक जैसे कीटाणु थे। ये आपको याद रखना है कि जीतने के लिए स्पेनिश सेनाओं द्वारा प्रयोग किया गया सबसे शक्तिशाली हथियार चेचक जैसे कीटाणु थे। उसके बाद में है कॉर्न लॉ। अब देखिए कॉर्न लॉ कौन था, तो जिन कानूनों के तहत ब्रिटिश सरकार ने मक्का के आयात पर पाबंदी लगाई थी उन्हें कॉर्न लॉ कहा जाता था। बड़े भूस्वामियों के दबाव में सरकार ने मक्का के आयात पर पाबंदी लगाई थी। कॉर्न लॉ के लागू हो जाने के पश्चात खाद्य पदार्थों की ऊंची कीमतों से परेशान होकर उपभोक्ताओं और शहरी निवासियों ने ब्रिटिश सरकार को कॉर्न लॉ को समाप्त करने के लिए मजबूर कर दिया। ये आपको याद रखना है। फिर से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहा है कि चेचक बीमारी है वो अमेरिका में स्पेनिश सैनिकों द्वारा फैली थी। ये भी आपको याद रखना है कि जो चेचक बीमारी है वो अमेरिका में किसके द्वारा फैली गई थी, तो जो स्पेनिश सैनिक थे उनके द्वारा फैली गई थी। ओके, और जय माता दी जिन बच्चों ने एक बार कमेंट में, सभी बच्चे एक बार जय माता दी जरूर लिखें। उसके बाद में फिर से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कॉर्न लॉ किस देश में लागू किया गया। तो कॉर्न लॉ है वो कौन से देश में, कौन से कंट्री में लागू किया गया, ब्रिटेन में लागू किया गया। ये आपको याद रखना है। उसके बाद में कैनाल कॉलोनी या नहर बस्ती, यानी कैनाल कॉलोनी है उसको नहर बस्ती के नाम से भी जाना जाता है। तो क्या होती है नहर बस्ती, यानी 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश सरकार ने रेगिस्तानी परती जमीनों को उपजाऊ बनाने के लिए नहरों का जाल बिछा दिया जिससे कि निर्यात के लिए गेहूं और कपास की खेती की जा सके और नई नहरों की सिंचाई वाले क्षेत्रों में पंजाब के अन्य स्थानों से लोगों को लाकर बसाया गया। उनकी बस्तियों को कैनाल कॉलोनी अथवा नहर बस्ती कहा जाता था। और मोस्ट इम्पोर्टेंट है प्यारे बच्चों, इसको याद रखना कि एल डोराडो शहर को यूरोप के लोग सोने का शहर के नाम से संबोधित करते थे, कि एल डोराडो शहर है उसको यूरोप के जो लोग हैं वो सोने का शहर के नाम से संबोधित करते थे। यह आपको याद रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट है कि 19वीं सदी में भारत के कपड़ा निर्यात में गिरावट आने के मुख्य कारण क्या रहे। तो 19वीं शताब्दी की जो शुरुआत है उससे ही ब्रिटिश कपड़ा उत्पादक दूसरे देशों में भी अपने कपड़े के लिए नए नए बाजार ढूंढने लगे थे। सीमा शुल्क की व्यवस्था के कारण ब्रिटिश बाजारों से बेदखल हो जाने के बाद भारतीय कपड़ों को दूसरे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी भारी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। यदि भारतीय निर्यात के आंकड़ों का अध्ययन करें तो पता चलता है कि सूती कपड़े के निर्यात में लगातार गिरावट का ही रुझान है वो दिखाई देता है। ये आपको याद रखना है। उसके बाद में है रिंडर पेस्ट। अब देखिए रिंडर पेस्ट क्या है। रिंडर पेस्ट एक बीमारी है, इसके बारे में हम पूरी कंसेप्ट से पढ़ेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता है आपके, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है कि अफ्रीका में 1890 ईस्वी के दशक में पशुओं में
रिंडरपेस्ट नामक बीमारी बहुत तेजी से फैल गई। अफ्रीकी लोग अपनी आजीविका के लिए पशुओं पर ही निर्भर थे, जिससे लोगों की आजीविका और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। रिंडरपेस्ट के कारण लगभग 90% मवेशियों की मौत से अफ्रीका के जो निवासी हैं उनकी आजीविका का मुख्य साधन समाप्त हो गया, और जिसके परिणाम स्वरूप संपूर्ण अफ्रीका धीरे धीरे यूरोपीय उपनिवेशकारों को गुलाम बनकर रह गया। ये आपको याद रखना है। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जिसको मैंने हाईलाइट किया है कि रिंडरपेस्ट नामक पशुओं की जो बीमारी है वो अफ्रीका महाद्वीप में फैली थी। कि रिंडरपेस्ट नामक पशुओं की बीमारी कौन से महाद्वीप में फैली थी? अफ्रीका महाद्वीप में। यह आपको याद रखना है। उसके बाद में प्यारे बच्चों फिर से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो आप देख सकते हैं कि भारत से अनुबंधित श्रमिक रोजगार के लिए कहाँ जाते थे, अथवा भारत से अनुबंधित श्रमिकों को मुख्य रूप से कहाँ ले जाया जाता था। तो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर है वो क्या होगा? आप देख सकते हैं कि भारत के अनुबंधित श्रमिक रोजगार के लिए कैरिबियाई द्वीप समूह यानी त्रिनिदाद और गुयाना और सूरीनाम, मॉरिशस व फिजी, सिलोन व मलाया आदि देशों में जाते थे। ये आपको याद करना है। उसके बाद में है होसे। अब देखिए होसे का मतलब क्या है कि त्रिनिदाद में मुहर्रम के वार्षिक जुलूस को एक विशाल उत्सवी मेले का रूप दे दिया गया। इसमें सभी धर्मों व नस्लों के मजदूर हिस्सा लेते थे। इस उत्सव को होसे नाम दिया गया। और फिर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं जिसको हमने हाईलाइट किया है कि चटनी म्यूजिक कहाँ लोकप्रिय था। तो चटनी म्यूजिक है वो कहाँ लोकप्रिय था? त्रिनिदाद और गुयाना में। ये आपको याद रखना है। और उसके बाद में है प्यारे बच्चों 1920 के दशक की अमेरिकी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। तो इसकी 3 विशेषताएं हैं। पहली विशेषता क्या थी कि 1920 के दशक में आवास एवं निर्माण क्षेत्र में वृद्धि अमेरिकी संपन्नता का आधार बन गई। बढ़ते उपयोग के लिए और अधिक निवेश की जरूरत थी, जिससे नए रोजगार तथा आमदनी है उसमें वृद्धि होने लगी। दूसरी जो विशेषता है वो क्या थी कि मकानों के निर्माण और निजी मकानों की संख्या में वृद्धि से भी फ्रिज, वॉशिंग मशीन आदि उपकरणों की मांग में वृद्धि हुई। घरों का निर्माण अथवा खरीदारी भी कर्ज पर ही की जाती थी। तीसरी विशेषता थी कि अमेरिका के विख्यात कार निर्माता वृत्त उत्पादन के प्रेरणाता थे। उन्होंने शिकागो के एक बुचड़खाने की असेंबली लाइन की तर्ज पर डेट्रॉइट के अपने कार कारखाने में भी आधुनिक असेंबली लाइन वो स्थापित की थी। अब हम बात करेंगे कि असेंबली लाइन क्या थी। तो असेंबली लाइन के बारे में कंप्लीट आप देख सकते हैं कि 1920 के दशक में अमेरिका के कार निर्माता हेनरी फोर्ड ने कारों के उत्पादन के लिए जिस पद्धति को अपनाया उसे असेंबली लाइन कहा गया। ये आपको याद रखना है। और असेंबली पर मजदूरों को एक ही कार्य जैसे कार के किसी विशेष पुर्जे को ही लगाते रहना। इस पद्धति में प्रति 3 मिनट में ही एक कार हो जाती थी। ओके। और हेनरी फोर्ड विश्व प्रसिद्ध कार फोर्ड का निर्माता था। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको हमने हाईलाइट किया है, अच्छे से आपको याद रखना है। उसके बाद में है महामंदी। अब देखिए महामंदी क्या है। तो महामंदी के बारे में भी कंप्लीट कॉन्सेप्ट, पूरा कॉन्सेप्ट आप देख सकते हैं फुल डिटेल के साथ कि आर्थिक महामंदी का अभिप्राय है वो किसी देश की एक ऐसी आर्थिक दशा से है जब उत्पादन में भारी वृद्धि तथा क्रय शक्ति में तीव्र गिरावट और मुद्रा के वास्तविक मूल्य में कमी आ जाती है। ऐसी आर्थिक महामंदी 1929 ईस्वी में अमेरिका में आई थी और इसने समस्त विश्व को अपने चंगुल में ले लिया, जिसके कारण इसे महामंदी कहा जाता है। और आर्थिक महामंदी की जो शुरुआत है वो कब हुई थी? 1929 ईस्वी में हुई थी। कि आर्थिक महामंदी है उसकी शुरुआत कब हुई? 1929 ईस्वी में। ये आपको याद रखना है। उसके बाद में है आर्थिक महामंदी के कारण या उसके परिणाम। तो आर्थिक महामंदी के परिणाम कौन कौन से हैं? इसमें 4 परिणाम है। पहला परिणाम है कि किसान उपज नहीं बेच पा रहे थे
उनके कारोबार समाप्त हो गए, जिससे उनके परिवार तबाह हो गए। और दूसरा परिणाम था कि आय में कमी आने पर अमेरिका के बहुत से परिवार कर्जा चुकाने में असफल हो गए, जिसके कारण उनके मकान, कार और समस्त आवश्यक वस्तुएं हैं वो कुर्क कर ली गई। तीसरा है कि 1920 के दशक में जो उपभोक्तावादी संपन्नता दिखाई दे रही थी वह अचानक गायब हो गई। और 4 नंबर है कि बेरोजगारी में तीव्र गति से वृद्धि होने लगी, लोग काम की तलाश में इधर उधर भटकने लगे। ये परिणाम थे, 4 परिणाम थे, आपको याद रखना है। और आर्थिक महामंदी के समय महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था। तो आर्थिक महामंदी के समय महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया था, ये क्वेश्चन बन सकता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसलिए प्यारे बच्चों हमने इसको हाईलाइट किया है। उसके बाद में है ब्रेटन वुड्स। अब देखिए ब्रेटन वुड्स वो एक समझौता था, इसके बारे में बात करें तो युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता और पूर्ण रोजगार को बनाए रखना था। इसके अनुरूप जुलाई 1944 ईस्वी में अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशर के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन में सहमति बनी थी। सदस्य देशों के विदेश व्यापार में लाभ और घाटे से निपटने के लिए ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई। ब्रेटन वुड्स व्यवस्था निश्चित विनिमय दरों पर आधारित थी, ये आपको याद रखना है। और उसके बाद में है कि विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतान कहा जाता है। तो ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतानें किसे कहा जाता है, एक तो विश्व बैंक और एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इन दोनों को ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतान कहा जाता है। उसके बाद में है प्यारे बच्चों वीटो क्या होता है, तो वीटो है एक निषेधाधिकार। इस अधिकार के सहारे एक ही सदस्य की असहमति किसी भी प्रस्ताव के निरस्त करने का आधार बन जाती है। और उसके बाद में ब्रेटन वुड्स प्रणाली के समाप्त होने के लिए उत्तरदायी कारक कौन कौन से हैं, तो इसमें पहला कारक है कि अमेरिका मुद्रा में गिरावट, जिसमें 1960 ईस्वी के दशक के पश्चात अमेरिका का आर्थिक शक्ति के रूप में पहले जैसा वर्चस्व नहीं रहा। और अमेरिकी डॉलर अब विश्व की प्रधान मुद्रा के रूप में पहले जितना सम्मानित और निर्विवाद नहीं रह गया था। सोने की तुलना में डॉलर की कीमत वो गिरने लगी थी। उसके बाद में है पश्चिमी व्यावसायिक बैंकों का उदय। तो पश्चिमी व्यावसायिक बैंक का उनका उदय, तो 1970 ईस्वी के मध्य से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों की नीति में भी बहुत अधिक परिवर्तन आ चुके थे। पहले विकासशील देश ऋण एवं विकास संबंधी सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहायता ले सकते थे। तीसरा है बेरोजगारी की समस्या, तो औद्योगिक विश्व भी बेरोजगारी की समस्या से ग्रसित होने लगा था। 1970 के दशक के मध्य से बेरोजगारी बढ़ने लगी। 1990 के दशक के प्रारंभिक वर्षों तक वहां अधिक बेरोजगारी रही। उसके बाद में है जी स्वतंत्र देशों से अभिप्राय। अब प्यारे बच्चों जी स्वतंत्र देश हैं, उनसे क्या अभिप्राय है, तो जी स्वतंत्र विश्व के विभिन्न विकासशील देशों का एक ऐसा समूह है जो नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली यानी NIEO प्राप्त करने के लिए सामूहिक रूप से कार्य करता है। और जी स्वतंत्र की स्थापना तो 50 और 60 के दशक में विकासशील देशों को पश्चिमी देशों की अर्थव्यवस्थाओं की प्रगति से कोई लाभ नहीं मिल रहा था, इसलिए विकासशील देशों ने अपना एक समूह बना लिया जो जी स्वतंत्र के नाम से जाना जाता है। अब देखिए NIEO का पूरा नाम, तो इसमें सबसे पहले बात करें इंग्लिश में तो NIEO की फुल फॉर्म यानी N से आपके न्यू और I से आपके इंटरनेशनल, E से आपके इकोनॉमिक और O से आपके ऑर्डर। अब हिंदी में बात करें नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली, ये आपको अच्छे से याद करना है। और जय माता दी एक बार सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है। नोट्स आपको कैसे लगे इसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपको ये नोट्स अच्छे लगे, आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें। और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।